हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। एक बार फिर से आपका पहल एकेडमी पे स्वागत है। आज अपनी ट्यूसडे है तो करंट अफेयर की क्लास है, तो वो हम देखते हैं कि पिछले वीक में करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट रहा है। ये अपने देखो कोर्सेज चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आरएस मेंस प्लस प्रीलिम्स है, उसका सारा जो सिलेबस है वो पहल एकेडमी पे कवर हो रहा है। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, फोर्थ पेपर और ऐसे अनलिमिटेड कोर्स जो आपको बहुत ही कम फीस में आरएस की तैयारी करवा रही हैं पहल एकेडमी पे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल क्या है, देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आरएस प्रीलिम्स का आप सिलेबस निकालो। आरपीएससी अगर सिलेबस में चेंज करती है प्रीलिम्स में तो वो बहुत मिनिमम होता है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत मेजर चेंज कर दिया। वही आपका प्री का जो एग्ज़ाम होता है, सबको पता है कि जो आरएएस प्री का एग्ज़ाम होता है वो एक पेपर होता है आपका। ठीक है, उसमें 150 सवाल होते हैं और वो होता है आपका खाली सामान्य विज्ञान एवं जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान का होता है जो जीके, वो पेपर होता है। तो उसमें कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट होते हैं जैसे खेल का हो गया और आपका एक हो गया ये इतिहास, आपकी पॉलिटी है ना, साइंस, प्लस उसमें करंट साइंस और टेक में कुछ हो रहा है तो वो आपका खेल एंड योगा हो गया। ये कुछ ऐसे साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको करंट से रिलेटेड होती हैं। खेल हो गया और साइंस टेक हो गया। इसके अलावा हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, उसमें भी आपको करंट ऐड करना होगा। तो वो इस क्लास में हम ये देखते हैं कि आपके स्टैटिक पॉइंट तो हम फाउंडेशन में या उनमें कर रहे हैं, वहाँ से अपना कवर हो रहा है, पर करंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे खेल हो गया, तो अब हमको पता है कि जो ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो आप पेपर पीछे के देखोगे, या कौन सा कप हो रहा है, कौन सी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है, तो ऐसे सवाल अगर आरएएस प्री में आ रहे हैं तो वो इस क्लास के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करते हैं। क्यों, वो सवाल आपके कहाँ से आते हैं, जो पीछे एक साल का करंट है उसमें खेल या खेल से संबंधित जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें से कौन सा चर्चा में रहा वो आते हैं। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक का जो देखते हैं कि भारत का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कौन सा ऐसा नया इनोवेशन या सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ये भारत से संबंधित है, प्लस राजस्थान भी होता है इसमें। तो जो आरएस प्रीलिम्स में जो ये 150 सवाल है उसमें करंट से संबंधित आपके जो भी सवाल आते हैं वो इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये करंट की क्लास जो आज अपनी शायद 14-15 क्लास हो गई है, इसके अलावा पीछे भी बहुत सारी क्लासेज हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो हम जो आपके लिए सवाल बना रहे हैं वो चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या राजस्थान से संबंधित जो भी सवाल हो, वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं और ये भी देखते हैं कि अपना सिलेबस इससे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टैटिक पॉइंट है आरएस प्री का, जैसे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी या राजस्थान की पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई अपनी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमी हो गई, तो ये जो है ये अपने पहल फाउंडेशन पे चल रहा है, वहाँ स्टैटिक वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो इससे आपकी प्रीलिम से वो तैयार हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि इतनी मैंने यहाँ तक ये पढ़ाई की है, तो अब उसको मैं देखने का एक मौका देना है मेरे को कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में मेरी पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं। तो वो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी खुद की जो पढ़ाई है, खुद की जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे बताने का ये मकसद है कि मैं हर दिन पेपर देखती हूँ, उसमें से ये सवाल जो भी चीज़ है कि आरएएस में या अपने प्रीलिम्स में या मेंस में वो चीज़ आने लायक है या नहीं है। हमको याद रखो, कचरा नहीं पड़ना है दिमाग में। अगर ऐसी न्यूज़ का कचरा रखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी छूट जाती है, तो वो नहीं करना। इस क्लास में ये देखने की हम ट्राई करते हैं। चलो सवाल शुरू करते हैं। डूरंड कप
इसका संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो सबको पता है जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। अब ये सवाल इस वजह से लिया मैंने क्योंकि ये जो डूरंड कप है, जो प्रतियोगिता है वो अभी स्टार्ट है, होने वाली है। तो ये सवाल आपके आ सकता है कि डूरंड कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिस 16 अगस्त देखो होगी ना स्टार्ट, 16 अगस्त 2022 से डूरंड कप शुरू हुआ है। इस टूर्नामेंट में कितनी, ये कौन सा संस्करण है? 131वां संस्करण है, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी टीमें भाग ले रही है? 20 टीम, जिन्हें 5-5 किस्मों में बांटा गया है। तो ऐसे सवाल अगर आपके स्टैटिक आ जाए, क्योंकि अब अगर प्रतियोगिता हो रही है, ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो सवाल आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। ओके, बाकी ये आप देख लेना। अगला क्या है? राज्य में संचालित अम्मा कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है? अम्मा कार्यक्रम चल रहा है राज्य मतलब अपने प्रदेश में, राजस्थान में। तो वो कुपोषित बच्चों की पहचान करना इस अम्मा कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, गोरादाई ग्रुप की स्थापना को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पहचान करना अपना अम्मा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में अम्मा कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है कि घर घर जाकर बच्चे हैं जो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कितने देखो 20 जिले हैं, उसमें से 20 जिलों में अभी स्क्रीनिंग हुई है, उसमें 30 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अति गंभीर और मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों को आवश्यक चिकित्सा देकर स्वस्थ किया गया है। इसके अलावा ये याद रखना है आपको, अम्मा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सिंपल एक लाइन का है कि जो भी राज्य में कुपोषित बच्चे हैं उनको नहीं, घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करो। उससे हमारे पास ये डेटा आ जाएगा कि राज्य में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। उन कुपोषित बच्चों को फिर क्या है, टाइम पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। इससे एक स्वस्थ राज्य है उसका विकास हम कर पाएंगे। इसके अलावा सबको पता है, पीछे की क्लास में हमने देख लिया कि राज्य सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, ये देखा था ना हमने कि शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक जो राज्य सरकार एनीमिया से मुक्त राजस्थान अभियान है, इसके तहत प्रत्येक जो मंगलवार है उसको शक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके तहत भी ये की जाती है कि जो स्क्रीनिंग की जाती है बच्चों की, उसमें ये देखा जाता है कि कोई एनीमिक है या नहीं है। स्कूलों में भी किया जाता है ये। तो उससे क्या है, जो एनीमिया से अगर कोई ग्रसित बच्चा है तो उसको उपयुक्त समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है, ताकि इन एनीमिया से पूरे जो राजस्थान है उसको मुक्त किया जा सके। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा होवित्जर निम्न में से क्या है? ऐसे सवाल आते हैं, ये रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि RS प्रीलिम्स में अगर बात करें तो उससे जो डिफेंस से संबंधित सवाल है वो अपने आते हैं। तो होवित्जर तोप है क्या? एक तरीके की आर्टिलरी तोप है। ये क्या है? आर्टिलरी तोप, युद्ध टैंक, पनडुब्बी या रोबोट। तो मैंने आपको बता दिया होवित्जर क्या है, एक तोप है, आर्टिलरी तोप। क्योंकि अभी जो अपना जो स्वतंत्रता दिवस गया था उस पर इसको जो लाल किले पे सलामी दी जाती है उसमें इस तोप के थ्रू सलामी भी दी गई थी। ठीक है, तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित एक तो अपनी स्वदेश निर्मित ये तोप है। ठीक है, आर्टिलरी तोप है। लाल किले पर 21 तोप जो सलामी दी गई थी उसका हिस्सा थी ये होवित्जर। इसे किसने विकसित किया है? DRDO द्वारा। याद रखना, स्वदेश निर्मित अपनी जो तोप है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं ना, होवित्जर तोप है निम्न में से किस देश के द्वारा से अपन लाई गई हैं? तो ये कहीं से नहीं लाई गई, DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेश निर्मित तोप है। ATAGS परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 में DRDO द्वारा भारतीय सेना में पुरानी तोपों को आधुनिक, जो ATAG मतलब जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसका हिस्सा है ये जो होवित्जर तोप है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013
13 में की गई थी, जिसका मकसद ये था कि डीआरडीओ ने जो भारतीय सेना में पुरानी तोप थी उनको आधुनिक रूप देना, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन से बदलने के लिए की गई थी। सिंपल भाषा में ये बताना चाह रहा है कि जो ये ओविट्जर तोप है ये भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित आधुनिक श्रेणी की नवीनतम तोप है, ठीक है। और अभी स्वतंत्रता दिवस पर जो तोपों की सलामी दी गई थी उसमें जो इसका हिस्सा बनी थी, इस वजह से ये तोप चर्चा में रही थी, तो अपने एग्जाम में आ सकती हैं। भारत में फिर से आ गया रामसर स्थल। ये दोस्तों ऐसा पॉइंट है, हर दिन चेंज होता रहता है और मैं चाहती हूँ कि आप इसके साथ कंटिन्यू अपडेट होते रहे। भारत में निम्न में से कौन से राज्य में रामसर जो स्थल है उनकी संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है अपना तमिलनाडु। तो रामसर स्थल सबको पता है कि जो वेटलैंड होती है, आर्द्र भूमि, उनको सुरक्षित करने के लिए रामसर जो ईरान में एक सिटी है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था बहुत सारी कंट्रीज़ का, तो उनके तहत जो ऐसी वेटलैंड्स जो खतरे में हैं तो उनको शामिल किया जाता है उसमें, ठीक है। तो भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट है वो कौन से राज्य से है, ये सवाल आपके कभी भी आ सकता है, तो वो है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 है, अधिकतम है। उसके बाद है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसर साइट शामिल है। हाल ही में भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद अगर अपडेटेड डेटा अपन देखें तो रामसर स्थलों की वर्तमान आज की डेट में कितनी संख्या है? 75। टोटल अपनी 75 ऐसी साइट्स हैं जो रामसर साइट में शामिल है आर्द्र भूमियों में, ठीक है। अगला सवाल, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसकी स्थापना कब की गई थी? अब ये चर्चा में रह गया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परसों बहुत चर्चा में रहा है। ये क्यों रहा है इस पर आगे बात करेंगे। 1930, 32, 35 या 37 बहुत पुरानी संस्था है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1937 में। ये है क्या? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, जैसे क्रिकेट का अपना नहीं है क्या बीसीसीआई, वैसे ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एक राष्ट्रीय संघ है फुटबॉल का, ठीक है। इसकी स्थापना 1937 में शिमला में की गई थी। अभी फिलहाल क्या हुआ कि जो विश्व फुटबॉल महासंघ है फीफा, उन्हें उसके नियमों में उल्लंघन के आरोप में पहली बार जो अपना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसको निलंबित कर दिया है। ओके, इसका मतलब क्या होता है निलंबन का, कि अब भारतीय पुरुष या फिर अपना जो महिला फुटबॉल टीम है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें भाग नहीं ले सकती। तो चर्चा में आ गया। अगर ये चर्चा में आया तो आपके प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो आपके सवाल बन सकता है। अब इसको जो फीफा है उसने निलंबित क्यों किया? क्योंकि इस पर आरोप लगाया गया इस तरीके के कि इसने थर्ड पार्टी है उससे ज़्यादा मतलब अपने इनपुट्स लिए थे, कुछ कानूनी या राजनीतिक इस दाव पेंच के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया फीफा के और उसको निलंबित कर दिया गया। ओके, अब अगला सवाल, अब की बार मैं 2 सवाल लेकर आई हूँ आपके पॉलिटी से, क्योंकि ये चर्चा में रहने वाले हैं। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे कोई ना कोई केस आपको ऐसे मिलेगा जो इससे संबंधित हो। अपनी पसंद के साथी के साथ विवाह करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ये सवाल आपको आ सकता है। इसको बोलते हैं चयन का अधिकार। तो ये जो चयन का अधिकार है भी, मैं अपना पार्टनर है वो किसी को भी चूज कर सकती हूँ, अपनी पसंद के साथी का उसके साथ विवाह करने का मुझे अधिकार है। तो ये अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हमको प्राप्त है, ये चर्चा में रहता है हर दिन। तो मैं आपको बताती हूँ अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 21। ये तो हो गया आपका प्री का सवाल, जिसमें ये है कि हम जिसको बोलते हैं, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं चयन का अधिकार। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत हमको प्राप्त है? जीवन का अधिकार, जिसके तहत हम बोलते हैं जिसको अनुच्छेद 21 में। अब अपने मेंस में 2018 में क्या आया था कि अनुच्छेद 21 है, वहाँ उन लोगों ने क्लियर दे दिया था
अनुच्छेद 21 के तहत कौन से अधिकार अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है। अगर ये सवाल आपके आ जाए, चाहे आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हो, मेंस में पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, ये कोई स्पेशल आपका ये नहीं है कि पॉलिटी के सिलेबस में ये दे रखा है कि आपको अनुच्छेद 21 ही पढ़ना है। आपके दे रखा है फंडामेंटल राइट्स। अब वो फंडामेंटल राइट है, उसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो उन्होंने पूछ लिया अनुच्छेद 21। अब देखते हैं हम क्या क्या है। वर्ष 2017 में हादिया मामला हुआ था। ये भी आ सकता है कि कौन से मामले के तहत, या आप कोई भी एग्जाम, मेंस एग्जाम में कोई भी अगर पॉलिटी का सवाल आंसर दिख रहे हो, तो उसमें अगर ऐसा कोई केस जो बहुत लैंडमार्क केस हो, तो उसका उल्लेख आप कर सकते हो, उसमें आप बॉक्स भी बना सकते हो। तो उस पर इससे एग्जामिनर को ये क्या लगेगा कि बहुत अच्छे से नॉलेज है इस पॉइंट की, इस टॉपिक पे आपने बहुत गहराई से पढ़ा है, ये दर्शाता है ये चीज़ आपकी। तो वर्ष 2017 में हुआ था हादिया मामला। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत चयन का अधिकार दिया, जिसके अनुसार अब देखो क्या क्या अंतर नहीं था इसमें। किसी भी व्यक्ति के अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, उसको भोजन करने का अधिकार है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, विचार या विचारधारा उसकी कुछ भी हो सकती है, प्रेम तथा जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। यानी ये अधिकार एक व्यक्ति है जो उसको प्राप्त है। तो अब याद रखना ये कि इसके अंतर्गत ये अंतर नहीं है। आपको मेंस में कहीं भी कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी एक बार पढ़ रहे हो, तो उसको अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लो। वो सवाल आपका प्री में क्यों, आपके इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मान लो आप सिंगल हो, तो आपसे इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल कर सकता है कि आपको ये कोई मामला देके चयन का अधिकार है, तो कौन से अधिकार के तहत आपको ये प्राप्त है। तो हमको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये अनुच्छेद 21 के तहत हमको चयन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो हमारा मूल अधिकार है। ओके, अगला सवाल क्या है, ये चर्चा में रहता है मूल कर्तव्य। इस वजह से चर्चा मेरा देखो, ये जो न्यायिक हस्तक्षेप, ये चीज़ें अभी RS 21 का आपने पेपर देखा होगा, RS मेंस का देखना, उसमें जो ये न्यायिक सक्रियता है उससे संबंधित अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने या अदर कोई भी न्यायाधीश है उन्होंने अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया ना, तो वो स्टेटमेंट अपना सवाल बन जाता है। आजकल सवालों का ट्रेंड जो हो गया वो इस तरीके से हो गया पॉलिटी में कि अगर एक स्टेटमेंट कुछ भी दे दिया, जैसे अभी मौलिक कर्तव्यों पे क्या बोला गया है कि ये खाली टेक्निकल नॉलेज के लिए नहीं रखेंगे, ये संविधान में क्यों लिए गए इनको, ताकि इनके थ्रू हम एक जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक सामाजिक परिवर्तन ला सकें। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक क्रांति लाना, सामाजिक परिवर्तन लाना। तो इस वजह से क्या हो गया, अपना मौलिक कर्तव्य चर्चा में आ गए। ये आपके मेंस में भी आ सकता है, ये आपके प्री का सवाल भी बन सकता है। तो निम्न में से तो ये आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूरी बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री आपको जानना जरूरी होगा। उससे एक तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, दूसरा आपका जो रिलेवेंट सवाल है वो तैयार हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, 42वां, 44वां, 86वां या 51वां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वां। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें इनको शामिल किया गया था, मूल में नहीं था। देखो मौलिक कर्तव्यों को लिया किससे गया है, ये आता है आपको कि एक तो आप पूरी लिस्ट याद रखा करो कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, अपनी जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिए गए हैं, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। ये तो पॉलिटी का बहुत स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद होने ही चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, आज आप याद कर लो कि ये रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976। उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। तो इसमें 3 सवाल बन गए। मैंने तो सवाल बना दिया कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए, तो आपने बता दिया 42वां। अब ये भी पूछ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जो कर्तव्य उनको शामिल किया गया, कब किया गया था वो संविधान संशोधन, तो वो हुआ था 1976 में। ओके, और
कौन सी समिति थी जिनकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य उनको शामिल किया गया था? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया। अब मूल रूप से देखिए, जब 76 में हुआ था, जब तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 10 थी। बाद में अब ये सवाल भी आ सकता है, एक स्टेटमेंट दे दें कि मूल जो अपना हुआ था, जब मूल रूप से जब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, पर बाद में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? 2002 में। इसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया कि जो 11 वर्ष से 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि उनको वो उपलब्ध करवाई जाए। तो वो कर्तव्य भी था और बच्चों का अधिकार भी था, दोनों थे, ठीक है। सभी मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। अनुच्छेद पूछ ले अपना, तो 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य है वो प्रकृति में गैर न्यायिक है। इसका मतलब ये बाध्य नहीं किया गया कि आपको इन कर्तव्यों का पालन करना ही है, गैर न्यायिक है। हाँ, ये हमारे कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें, ठीक है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी मकसद की पूर्ति के लिए नहीं है, इन्हें सामाजिक परिवर्तन की पूंजी के रूप में शामिल किया गया है। तो अगर ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका मेंस में आ जाए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी मकसद की पूर्ति के लिए नहीं, वन सामाजिक परिवर्तन की पूंजी के रूप में शामिल किया गया है, इसका वर्णन करो, है ना, टिप्पणी करो। तो आपको इसका मकसद बताना चाहिए। ये लाइन आपको बता रही है कि इन मूल कर्तव्य हैं, ये संविधान में शामिल किए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों को लेके सरकार ने ये सोचा कि हाँ भाई मूल अधिकार तो दे दिए क्योंकि वो तो मूल संविधान में थे, पर इसके अलावा मूल कर्तव्य भी शामिल करने चाहिए हमको। तो ये उद्देश्य पूछा गया, इस लाइन में उद्देश्य बताया गया, तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है? भारतीय वायुसेना का उदार शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है ये आएगा भी आपके पेपर में। भारतीय वायुसेना का है दोस्तों उदार शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? अभी हो रहा है ये, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मलेशिया। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ हो रहा है? मलेशिया के साथ, याद रखना ये उदार शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच एक तो हो रहा है दोस्तों उदार शक्ति, भी हो रहा है, इसके अलावा पीछे भी और देख ले कौन कौन से हो रहे हैं। तो हरिमऊ शक्ति, ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भी आयोजित किया जाता है। दो याद रखना, एक तो उदार शक्ति और दूसरा कौन सा? हरिमऊ शक्ति। ये किसके बीच होता है? भारत की वायुसेना प्लस मलेशिया, इन दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये सैन्य अभ्यास आपकी कभी भी आ सकते हैं, आप इनको याद रखना। उदार शक्ति, हरिमऊ संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन कौन से भारत किस देश के साथ करता है ये सैन्य अभ्यास? जैसे मालाबार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, वैसे ये है भारत और मलेशिया के बीच। हाल ही में देश में 31वां एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। हम टाइगर की हमेशा बात करते हैं, इतने टाइगर रिजर्व हैं, ये टाइगर रिजर्व बन गए, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, कौन कौन से राजस्थान में टाइगर जो है वो उद्यान है। अब हम देखते हैं कि 31वां एलिफेंट, ऐसे एलिफेंट है वो भी बहुत है, तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि एलिफेंट है उनके लिए रिजर्व बनाया गया है। अभी हाल ही में घोषित किया है 31वां, तो वो कहाँ है? अगस्त्य मलाई, शिवालिक, अन्नामलाई, रायला। तो ये आपका राइट आंसर होगा अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई में अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो 31वां एलिफेंट रिजर्व है वो अधिसूचित किया है। और अगस्त्य मलाई कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ओके, कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, ये सवाल भी आ सकता है भाई। जब टाइगर पूछ सकते हैं तो हाथी क्यों नहीं पूछ सकते? पेपर में ये भी आ सकता है। तो कहाँ है हाथियों की संख्या सर्वाधिक? एलिफेंट कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद अपना असम आता है और केरल है, यहाँ आती है वो सर्वाधिक है। 1992 में
हाथियों के आवास और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसकी शुरुआत की गई थी। याद रखो दोस्तों, RS प्री में सवाल आ गया आपका, प्रोजेक्ट टाइगर पे सवाल आ गया है, पर अगला सवाल है वो आप RPSC को ये तो है नहीं कि प्रोजेक्ट टाइगर पे ही अटकी रहेगी, वो आगे बढ़ेगी, तो फिर बारी आएगी आपकी प्रोजेक्ट एलिफेंट की। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी, याद रखना 1992 में, ठीक है। और अभी 31 है जो एलिफेंट रिजर्व हो गए, और 31वां अपना कौन सा है, अगस्त्यमलाई। अगला सवाल क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्न में कौन सा है। अब कौन सी नदी पर है रेलवे पुल, कौन सी नदी पे है, ऊंचा, नीचे कौन सी चीज है, ये चीजें भी RPSC अजीबोगरीब चीजें पूछती रहती है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्न में कौन सी नदी पर है, झेलम, सतलुज, चिनाब या फिर सिंधु। तो ये याद रखना दोस्तों, चिनाब नदी पर जो सबसे ऊंचा, वो भी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, बहुत बड़ी बात है ये, तो ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो चिनाब नदी पर है। और ये पुल कश्मीर के हर मौसम में क्या होगा कि रेल कनेक्टिविटी होगी। तो चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ओके, अगला क्या सवाल है, निम्न में से यूरोपा किस ग्रह का चांद है। ये इस वजह से मैं लाती हूँ ऐसे सवाल, क्योंकि ये हर दिन आप जब पेपर पढ़ोगे ना तो आपके सामने रिपीट सवाल आएंगे, वही चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी। आप अगर आदत डालो, अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। अगर आपको करंट अफेयर तैयार करना है तो न्यूज़पेपर आपकी हॉबी बना लेनी चाहिए आपको। आप ये सोच रहे हो कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी मेरे को करनी है, ये माइंड में अगर आप बना रहे हो ना, कोई भी एग्जाम की मान लो कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, पर स्पेशली अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, चाहे वो RS हो या IAS हो, तो उसमें आपको न्यूज़पेपर आपकी हैबिट होनी चाहिए। उसमें अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो रिपीट हो रही है, आपको बार बार उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने देखा था, हमने देखा है कि मौलिक कर्तव्य पे हमने चर्चा करी, तो कल 4 दिन बाद फिर से वही मौलिक कर्तव्य आपके सामने आएंगे, उस पर फिर से कोई स्टेटमेंट आएगा, या ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य है जैसे किसी मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस ने, या केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा नया कर दिया, तो वो क्या है, आप एडिटोरियल वो पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि यहाँ तक मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, अब मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी है, आगे और तैयारी करनी है, तो वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलो फिर, ठीक है। यूरोपा बहुत चर्चा में आया है, शायद पीछे भी क्लास में हम कर चुके हैं, पर आज फिर से देखेंगे। यूरोपा किस ग्रह का चांद है दोस्तों, बृहस्पति, शुक्र, मंगल या बुध, तो ये बृहस्पति का चांद है, ठीक है। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का चांद है। हाल ही में किए गए शोध में सामने आया है कि बृहस्पति के चांद यूरोपा की जो बर्फीली सतह है फ्रेजिलाइज से बनी है, इसमें नमक बहुत कम है, क्योंकि जो यूरोपा है वो उसकी सतह क्या है, बिल्कुल अभी बर्फीली है। अभी तक जो रिसर्च हुआ उसमें ये पता चला है, पर ये अब नवीनतम पता चला है कि उसमें नमक नहीं है इतना ज़्यादा, बर्फ़ तो है पर बर्फ़ में नमक नहीं है। तो नासा का जो नया ऑर्बिटर यूरोपा क्लिपर ये 2024 में जा रहा है दोस्तों, में लॉन्च किया जाएगा। यह खोज करेगा कि क्या यूरोपा पर जीवन संभव है या नहीं है, ठीक है। तो नासा का जाएगा ऑर्बिटर, यूरोपा क्लिपर नाम से ही पता चला है, 2024 में लॉन्च करेगा। यूरोपा किसका चांद है, बृहस्पति ग्रह का चांद है। ओके, भारत सरकार की संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसने क्या किया कि किस राज्य के, अभी सर्वे किया था जिसमें यह पता चला कि किस राज्य के संपूर्ण राज्य के सर्किट हाउस को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। तो अपने राजस्थान राज्य के जो सर्किट हाउस हैं, 33 जिले हैं, 33 सर्किट हाउस हैं, तो उनको ईट राइट कैंपस के थ्रू अपना सर्टिफिकेट दिया है भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है उसने। तो कौन से राज्य को, राजस्थान को। देखते हैं राजस्थान के 33 जिलों के सर्किट हाउस के साथ माउंट, ये तो 33 तो है ही, इसके अलावा अपना माउंट आबू सर्किट हाउस और जो ट्रांजिट हॉस्टल जयपुर को खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने पर भारत सरकार की संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी संस्था है,
और कौन से मानक हैं उसके थ्रू ये ईट राइट जो कैंपस है इसके थ्रू ये प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है वो ये संस्था प्रदान करती है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने अभियान के माध्यम से इन अतिथि गृह परिसरों के कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया और उनका टाइम पर ऑडिटिंग करवाई थी। तो इस वजह से ये जो मानक है उन पर अपना जो सर्किट हाउस है संपूर्ण जिले का वो खरे उतर पाए। मानक के अनुरूप कौन कौन से खाद्य पदार्थों को संधारित करो, खाना बनाने परोसते समय साफ सफाई का ध्यान रखो। इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न पहलू थे, उसमें कोई कमी नहीं रहने पर यह प्रमाण पत्र जो फूड सेफ्टी संस्था है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर? हाल ही में कल परसों के न्यूज़पेपर अगर आपने देखा हो तो राजस्थान में डिजी फेस्ट चल रहा है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था, ये सवाल पक्का आएगा कोई से भी एग्जाम में, तो ध्यान दे लेना। राजस्थान डिजी फेस्ट हुआ है 2022 का। आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है, तो ये अपना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर। जयपुर में डिजी फेस्ट चल रहा है। अगला सवाल भी राजस्थान से है। प्रदेश के युवाओं को आईटी सेक्टर में अलग पहचान बनाने के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरसेट की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो जोधपुर में। याद रखना ये, क्योंकि राजीव गांधी जो एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है इसको स्थापित करने के लिए जो बजट था राज्य का, उसमें राजस्थान जो सरकार है, राज्य सरकार, उसने घोषणा की थी। तो इसकी स्थापना अभी कहाँ हो रही है, तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना जयपुर में, ठीक है। इसका मकसद क्या है देख लेते हैं। राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष था अभी जो करंट चल रहा है 21-22, पिछला इसके बजट में इसकी घोषणा की गई थी सूचना, और इसका नोडल विभाग कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग। इसके द्वारा संचालित संस्था में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जो तकनीकी मानव संसाधन है वो तैयार किए जाएंगे, और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, जयपुर में। ये याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, 15 वर्ष 2020 में, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 है। वर्ष 2022 में देश का कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि 2020 में बना था, डेटा अब आई है, पर 2020 में देश का कौन सा ऐसा राज्य था जो हर घर जल प्रमाणित राज्य के रूप में चयनित हुआ है, तो वो अपना सिक्किम, गोवा, मिजोरम या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर याद करो आज ही गोवा है। हर घर जो जल प्रमाणित योजना है उसके तहत गोवा राज्य है वो 2020 के लिए पहला प्रमाणित राज्य बन गया है। गोवा 2020 में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव हर घर जल प्रमाणित अपने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए हैं। यह बयान अब हर घर ये जो जल प्रमाणित है ये किसका हिस्सा है, जो भारत सरकार की योजना चल रही है दोस्तों, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है उसका हिस्सा है। ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था। इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि भाई 2024 तक हर घर में घरेलू नल कनेक्शन है उसके माध्यम से हम पानी पहुंचाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो हर घर जो घरेलू नल कनेक्शन है इसके माध्यम से प्रत्येक जो कौन से, याद रखना, ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल है उसकी आपूर्ति की जाएगी 2024 तक। यह मिशन भारत के जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके अंतर्गत संचालित है। और जो हर घर जल प्रमाणित है इसका मतलब हर घर में नल कनेक्शन है वो पहुंच गया है। तो ये इसके अंतर्गत कौन सा राज्य अभी प्रमाणित किया है, गोवा तो राज्य, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव है जो अपने वो केंद्र शासित प्रदेश है उनको प्रमाणित कर दिया गया है। और ये जल जीवन मिशन का हिस्सा है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है जो 2019 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि 2024 तक हर घर में जो नल है उन नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण जो परिवार है उसमें प्रतिदिन, देखो, प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन 55 लीटर तक जल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाएगी। और भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है।
अगला कौन सा सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है। अब ये सवाल इस वजह से आपके करंट में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में जो इस नदी की हम बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तो ये है अपनी गोदावरी। और इस गोदावरी में जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसमें अभी बाढ़ आ रखी है, तो उसके हालात बन रखे हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में है। और सवाल कहाँ से बनते हैं, एकदम से कभी करंट से या उससे संबंधित सवाल नहीं आते, सवाल वही आते हैं जो चर्चा में है। अभी गोदावरी नदी इस वजह से चर्चा में है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये सवाल अगर स्टैटिक में याद करो तो वो भी कर लो आप कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो वो अपनी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ वहीं से, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, सबसे बड़ी है तो लंबाई तो देखनी पड़ेगी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोई भी नदी प्रणाली है ना, रिवर सिस्टम तो ये है कि राजस्थान का भी पूरा करना होगा हमको और इंडिया का भी पूरा रिवर सिस्टम करना होगा, चाहे वो स्टैटिक पॉइंट में आप देख लो, पर उसमें भी ये देखना आप ज़्यादातर कि कौन सी ऐसी नदी है जो करंट में भी चर्चा में है और जो अपना स्टैटिक का भी पार्ट है, तो वो दोनों मिक्सअप हो जाता है, करंट प्लस स्टैटिक। और आपके सवाल ज़्यादा वहीं से आने के चांसेस रहते हैं जो न्यूज़ में रहता है, उसका आप ये देखा करो। फिर कोई भी नदी है तो उसका उद्गम पॉइंट कौन सा है, वो कहाँ जाकर गिर रही है, ठीक है। जैसे गोदावरी का कहाँ है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ये नदी प्रणाली है, तो नदी प्रणाली मतलब मेन नदी प्लस उसकी सहायक नदियाँ, तो ये हमको पता होना चाहिए कि नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ये नदी प्रणाली है वो गुजर रही है, ठीक है, कितने किलोमीटर तक है और कहाँ जाके ये नदी पे है जो लास्ट में जाकर गिर रही है। तो ये चीज़ें मैप के थ्रू अगर हमको पता होगा तो फिर अपना जो स्टैटिक पॉइंट हो चाहे करंट का हो तो याद करने में बहुत आसानी होगी। तो 1465 किलोमीटर याद करो इसको। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं भाई। अब मैंने आपको बताया तो मैं तो लेकर आई हूँ। गोदावरी की सहायक नदी परवर, मंजरा, मनेर, ये तो दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ आरपीएस से इतने टेढ़े सवाल नहीं पूछती दोस्तों, इसकी दाईं ओर की गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, बाईं ओर की गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ये यूपीएससी का खेल है, वो पूछती है ऐसे सवाल। यहाँ डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, आपको 3 नदियाँ ये दे देगा और निम्न में से कौन सा जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है, आपकी कृष्णा या कावेरी की एक सहायक नदी दे देगा। तो अभी आरपीसी का लेवल वहीं तक है, तो इसकी सहायक नदी है परवरा, मंजरा और मनेर, ये तो इसके दाएं तट की सहायक नदी। और पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी ये इसकी बाएं किनारे की मुख्य सहायक नदी है। ओके, या ये पूछ ले कि इंद्रावती निम्न में से किस प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, उसकी सहायक नदी है, और आपको नाम दे दे गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो आप याद रखना जरूरी है कि सबकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कि रिवर सिस्टम है उसको किस हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है। अगला क्या सवाल है, निदान पोर्टल, इसका संबंध निम्न में से किससे है। निदान पोर्टल है अभी मादक पदार्थों के अपराधियों का, इस पोर्टल पर हम डेटाबेस तैयार करें, या भिखारियों का डेटाबेस तैयार करें, टीबी रोगियों का डेटाबेस तैयार करें, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि मादक पदार्थों के जो अपराधी हैं उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने अभी जो पोर्टल तैयार किया है वो है अपना निदान पोर्टल। ये सवाल भी आपके सिंपल सा आएगा, अगर आपके ध्यान में है तो आप बता दोगे कि निदान पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है। सवाल इस वजह से मैं बनाती हूँ, मैं आपको सीधे वो लाके पीआईबी का पेज लाके वो भी मैं आपको बढ़ा सकती हूँ निदान पोर्टल, पर मैं इस वजह से आपके लिए ये सवाल फ्रेम करती हूँ ताकि माइंड में वो चीज़ें रही हमारे, जो चीज़ हम सवालों के थ्रू करते हैं वो जो सवालों के थ्रू जो भी चीज़ें करते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किया है निदान पोर्टल ताकि जो भी मादक पदार्थ के अपराधी हैं उनका डेटाबेस तैयार कर सके और सरकार उसके हिसाब से फिर आगे की अपनी जो नीति है पॉलिसी है वो तैयार कर सके। अगला सवाल है दोस्तों, अटल भूजल योजना, ये हमेशा चर्चा में रहने वाली योजना है, कभी भी आ सकती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी आपको 2
2 नंबर के सवाल में आपको दे देंगे अटल भूजल योजना, या आपके 5 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, उसमें कहीं भी उल्लेख करना पड़ सकता है इसका। तो अटल भूजल योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ओके, नंबर 1 है यह जल शक्ति मंत्रालय की केंद्रीय योजना जिसमें संधारणीय भूजल प्रबंधन पर आधारित है। तो ये सही है, ये जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और इसका नोडल विभाग, जैसे जल जीवन मिशन का नोडल विभाग अभी हमने पढ़ा था ना, जल शक्ति मंत्रालय, वैसे ही जल शक्ति मंत्रालय है वो इसका नोडल विभाग है। और इसमें संधारणीय जो भूजल प्रबंध है इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेट हम देखें, ऐसे राज्य वहाँ देखें जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो उसके कारणों की खोज करें, या जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरीके से उस जो है उसको कम होने से रोका जा सके। तो इस योजना पर आधारित है ये अपना अटल भूजल योजना। इसमें चिन्हित जल संकट वाले 5 राज्यों में भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया है। बिल्कुल सही कहा है कि भूजल प्रबंधन है उसकी सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया है। इसमें ये बोला है कि ऐसे कुछ इनोवेशन किए जाए, कुछ इस तरीके से जनता है उसको साथ में लेके, सामुदायिक का मतलब सरकारी स्तर पर ही प्रयास नहीं किए जाएंगे, किस तरीके से ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, पर ये इसमें स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये 5 राज्य नहीं है, ये राज्य है 7। ठीक है, तो 7 राज्यों में अभी भूजल संकट है उसका वो आ रखा है, तो उसके भूजल प्रबंधन के लिए ये योजना चिन्हित की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही मैंने बता दिया, सिर्फ एक कथन है वो आपका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। इस योजना में अभी हमने देखा कि 7 राज्य बताए गए हैं, जो 7 राज्य हैं उसमें चिन्हित भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया है। कौन कौन से राज्य भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अपना राजस्थान भी शामिल है। इस वजह से बोलती हूँ कि अगर जिस चीज़ में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें शामिल राजस्थान है, क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, यहाँ हम कर रहे हैं आरएएस की प्रिपरेशन, तो उसमें ये देखो कि कौन सी ऐसी योजना है जिससे डायरेक्ट, देखो वैसे तो भारत सरकार का, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी योजना, न्यूज, इन पर्सन, खेल सबसे संबंधित आती है, पर ज़्यादा चांसेस उस सवाल उस योजना में से आने के रहते हैं जहां राजस्थान डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस योजना में देखो हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। ठीक है, ये दोबारा लिख दिया। ठीक है, हाल ही में सरकार ने आईआईटी कानपुर की कंपनी को स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी है, ताकि इस जो ये प्रोजेक्ट अपना अटल भूजल मिशन चल रहा है इसको और ज़्यादा आगे ले जाया जा सके। तो जो स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी किसी आईआईटी कानपुर की एक कंपनी है उसने विकसित की थी, तो भारत सरकार ने उसको वित्तीय सहायता दी है और ये बोला है कि अटल भूजल योजना है इसमें इसका पूरा यूज किया जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, डेंगू बीमारी का प्रसार मच्छरों की किस प्रजाति के प्रसार से मुख्यतः होता है? एनाफ्लिस, एडिस, क्यूलेक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एडिस एजिप्टी मच्छर हैं, उससे डेंगू बीमारी होती है। और याद रखना मलेरिया, मादा एनाफ्लिस सबको पता है, और जो एडिस एजिप्टी है इससे डेंगू बीमारी हो रही है। और इस जो फिलहाल बारिश का मौसम हो रहा है उसमें डेंगू की जो बीमारी है उसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, मलेरिया के भी आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि पार्क में आसपास बाहर जहाँ भी खुली जगह है वहाँ जाओ तो पूरे आपने बाजू के कपड़े हैं वो पहन के जाओ, तो इस वजह से क्या है कि मच्छर ना काट सके। इसके अलावा ये देखो कि घर में, क्योंकि मुख्यतः जो डेंगू होता है, जो ये मच्छर होता है, ये क्या है, कोई साफ़ सुथरा जगह होती है ना, जैसे पानी की बाल्टी एकदम साफ़ सुथरी है तो वहाँ ज़्यादा आते हैं, वहाँ पैदा होते हैं। तो ये देखो कि आपके घर के आसपास या घर में पानी है वो ना रखा हो एक्स्ट्रा, ताकि आप जो डेंगू है इन बीमारियों से बचे रह सके। ठीक है, डेंगू मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसका वाहक मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी है, पढ़ लिया हमने। इसके अलावा ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है ना, इसी से क्या क्या होते हैं दोस्तों, याद रखो, देखा पीला बुखार, जो येलो फीवर होता है वो भी, उसका वाहक भी कौन है, एडिस एजिप्ट है। जीका वायरस ये भी, और चिकनगुनिया का भी वाहक है। तो आपको सीधा वन लाइनर सवाल या कथन में भी आ सकता है, तो जो कोई भी नॉलेज लो उसको पूरा ध्यान से पढ़ो कि एडिस एजिप्टी है, उसे डेंगू तो हो ही सकता है, इसके अलावा पीला बुखार, जीका वायरस और चिकनगुनिया का वाहक है वो भी यही मच्छर है। ठीक है,
अगला क्या है, एक्वा बाजार निम्न में किससे संबंधित है? ये चर्चा में रहा है अभी कल परसों हुआ है। तो एक्वा बाजार ना, तो मत्स्य पालन से या रेशम कीट या झींगा पालन, तो ये बाजार मत्स्य पालन से संबंधित है। एक्वा बाजार क्यों है ये देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जो मत्स्य की अपना विकास बोर्ड है उसने मत्स्य सेतु ऐप था, उसमें एक नए फीचर को ऐड किया है, वो फीचर है अपना एक्वा बाजार। ठीक है, इसमें ये कहा है कि जो मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है इस पर इस बाजार के थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस की मदद से मछली जो किसान हैं, जो हितधारक हैं, उनको इस एक्वा बाजार में आपस में जोड़ा जाएगा ताकि जो हितधारक है, इच्छुक लोग हैं, वो उनको खरीद सके और जो इच्छुक किसान हैं वो उस ऑनलाइन मार्केट पर अपना जो मछली से संबंधित जो व्यवसाय है, जो खरीद फरोख्त है, वो कर सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिससे मछली के इसके अंतर्गत क्या, मछली के बीज, चारा, दवाएं, मछली पालन से संबंधित जो भी संसाधनों की ज़रूरत हो वो टाइम टाइम पर मुहैया करा सके। इससे किसानों को ये फ़ायदा होगा, जो भी मत्स्य किसान है उसको ये फ़ायदा होगा कि उनको बहुत ही कम कीमत पर, कोई भी बहुत विकल्प ज़्यादा होंगे तो कम कीमत पर अच्छी जो किस्म की चीज़ है वो उपलब्ध हो सकेगी। और दूसरा जो हितधारक है उनको ये फ़ायदा होगा कि वो अपना कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके थ्रू कर सकेंगे। ठीक है, अगला सवाल 70वां प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हर बार आता है, कभी भी आ सकता है आपके, तो ध्यान देना। पहली बात आज इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या है ये हो रहा है 70वां प्रवासी भारतीय दिवस, हम हर साल मनाते हैं। तो अब की बार इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल, कोलकाता, मुंबई या इंदौर? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। सबसे पहले तो यही याद करो कि जो अगला हमेशा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को मनाया जाएगा ये होगा अपना 70वां संस्करण। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। तो प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी को जो 9 जनवरी 1915 को इस जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो उसकी याद में ये, ताकि प्रवासी भारतीय जो भी हैं उनको भारत में कितना उनका योगदान है उनको हम चिन्हित कर सके। देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये चर्चा हमने कर ली। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1915 में महान प्रवासी महात्मा गांधी जी थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ओके, वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत हुई। कब से मना रहे हैं हम? 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रतिवर्ष हम 9 जनवरी को मना रहे हैं। अब 2003 से तो इसकी शुरुआत हो गई थी, पहले तो हम मनाते थे हर साल, पर 2015 में दोस्तों इसको कर दिया संशोधित। इसमें एक प्रत्येक 2 वर्ष में हम क्या करेंगे? प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाएंगे, उसका आयोजन किया जाएगा। तो प्रवासी जो भारतीय अब की बार कहाँ कर रही है? ये जो 70वां संस्करण हो रहा है ये इंदौर में होगा। हाल ही में टोमेटो फ्लू के केस आ गए दोस्तों। हर दिन हर क्लास में मैं आपको कोई ना कोई जो फ्लू है उसके केस बताती हूँ। अब की बार आया टोमेटो फ्लू, और इसके केस एक याद रखना हमेशा, जो भी केस है सबसे पहले स्टार्टिंग जनरली मैं ये कह नहीं सबके केरला में ही होते हैं। तो केरल में भी यही हुआ है कि टोमेटो फ्लू के केस है वो देखने को मिला है क्या? ये बच्चों में आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये नॉलेज होनी जरूरी है, एग्जाम में भी आ सकता है। टोमेटो फ्लू एक तरह से बच्चों में होने वाला दोस्तों बुखार है। अभी बहुत इसके केस देख रहे हैं, 5 साल से 6 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें इसके केस देखने को मिल रहे हैं। इससे संक्रमित बच्चों के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो ये जनरल ऐसे लक्षण हैं जो बच्चों में देखने को मिले हैं। तो केरल में आया ये टोमेटो फ्लू। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना क्योंकि पहला है ये। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन है? पहली बार है कि अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें कोई भारत की महिला खिलाड़ी है, उसने स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है वो? अंतिम पंघल, सोनम मलिक, प्रियंका या रितिका? तो इसका राइट आंसर है अंतिम पंघल, याद कर लो।
अंतिम ने 53 kg वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की पहलवान है एल्टिन सगायेवा, उसको फाइनल में हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखना, अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से कौन सी महिला पहलवान है जिसने पहली बार ये स्वर्ण पदक जीता है, तो ये अपनी अंतिम पंगल। अगला क्या सवाल है, निम्न में से निपुण क्या है? 2 नंबर का सवाल आपका RS मेंस में आ सकता है। ये एंटी पर्सनल माइंस, स्वदेशी तोप, भारत स्वदेशी तोप तो अभी विजर पर कराए थे ना, तो ये तो हो नहीं सकती। भारद्वाज निर्मित मिसाइल, एंटीटेक नहीं, ये है एंटी पर्सनल माइंस है, अपनी निपुण DRDO ने विकसित किया है। 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है, प्री का सवाल भी बन सकता है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। निपुण माइंस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई एंटी पर्सनल माइंस है जिन्हें DRDO ने सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट मुनिशन कहा है। एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? इंसानों के खिलाफ किया जाता है, जबकि एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल भारी वाहनों के लिए किया जाता है। तो ये है अपनी एंटी पर्सनल माइंस, ठीक है, एंटी टैंक नहीं है, एंटी पर्सनल माइंस है। इसका इस्तेमाल इंसान है उनके खिलाफ किया जाता है। DRDO ने इसे विकसित किया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आपको पता होगा कि रूस की PF-1M1 PF-1S को आमतौर पर जिसे बटरफ्लाई माइंस भी कहा जाता है या ग्रीन पैरेट के रूप में भी जाना जाता है। बटरफ्लाई माइन एक अत्यंत संवेदनशील कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंग है। तो ये किसकी थी? रूस की थी। और निपुण किसकी है? DRDO द्वारा विकसित एंटी पर्सनल माइंस है। अब आपको इसके बारे में पूरा देख लिया आपने, तो याद रखना इसको, मेंस में भी ये आ सकता है। हाल ही में बहुत सारे टीवी थे, चैनल्स थे, उनको प्रतिबंधित किया था। सबको पता होगा VLC प्लेयर तो सब यूज करते होंगे। तो VLC प्लेयर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रतिबंधित किया गया है? ये सवाल आना है आपको। तो याद रखना, ये जरूर नहीं VLC प्लेयर हो, आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की वो धारा याद रखनी है जिसके तहत इन चीज़ों को हम ऑनलाइन जो कंटेंट है उनको प्रतिबंधित करते हैं। तो वो है अपना 61, 69, 53 या 66। अब यहाँ इसका राइट आंसर है अपना 61A। 61A नहीं, 69A, सॉरी 69A, ये गलत लगा रखा है। धारा 69A सरकार को किसी मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता, अखंडता, याद रखो ये, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसाने से रोकने के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को जनता द्वारा पहुंचने के लिए अवरुद्ध करने का निर्देश देती है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, ये भाषा थोड़ी टिपिकल है, मैं बताती हूँ आपको। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो 69A है उसमें सरकार ने ये क्लियर लिखा है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट जो किसी कंप्यूटर के माध्यम से किसी तरीके से जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या अपनी दूसरे देशों के साथ संबंध या सार्वजनिक हित के लिए नुकसानदायक हो, तो सरकार उस चीज़ को प्रतिबंधित कर सकती है। धारा 69 ये संविधान के अनुच्छेद जो 19(2) है, 19(2) में से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं, जो सरकार को भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना है। सबको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में है? अब 19 में, अनुच्छेद 19 में, उसमें 19(1) में ये कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हमको कुछ भी बोलने का, है ना, किसी प्रेस उनको कुछ भी कहने का ये अधिकार दिया गया है। पर इसके अंतर्गत ये भी कहा कि 19(2) में इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों का आधार ये है। तो इन आधार पर अगर भारत सरकार को ये लगे कि इस जो वाक अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है 19(1) का, तो 19(2) के तहत उस पर सरकार उचित तरीके से प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो उसी के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये जो करंट अफेयर की क्लासेज है ये बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं तो आप अपने जो भी दोस्त हैं वो जो इन किसी भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, तो आप उनको ये क्लास फॉरवर्ड कर सकते हो। और जो पहल एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्यों, उस पर यूट्यूब पे आपकी ये करंट की क्लास ही नहीं है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी चल रही है। और सर्वे इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप करंट प्लस अगर सर्वे पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो आपके 150 में से 40 सवाल हैं वो सीधे तैयार हो रहे हैं। तो ज़्यादा स्टैटिक पे ध्यान दो, पर स्टैटिक के साथ साथ जो करंट में चल रही है चीज़ें, जैसे पॉलिटी का करंट, वो हम इस क्लास में कवर करिए, या खेल से संबंधित, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेज हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इन क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।